Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. Hopes you are enjoying good health. So today our lecture topic is Saudi Aramco safety officer interview related questions. So before starting lecture, kindly dear students subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that you receive latest notifications regarding my lectures. So let's start our lecture. So question number 44 is what are excavation hazards? जब हम excavation करते हैं तो उसके hazards कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे बेसिकली दो तीन मेंशन किए गए हैं। वैसे बहुत सारे excavation के hazard होते हैं, जिस तरह के cave in, fall of moving machinery, falling of material. Cave in means कि जो साइडों पे स्ट्रक्चर है excavation का वो टूट सकता है, वो टूट के नीचे जा सकता है। फिर जो मशीनरी साइडों पे होती है जिसके थ्रू हम एक्सकवेशन कर रहे होते हैं वो एक्सकवेशन के अंदर गिर सकती है। फिर फॉलिंग ऑफ मटेरियल, कोई ऊपर से मटेरियल कोई चीज़ नीचे गिर सकती है। तो ये एक्सकवेशन के मेन हैजर्ड हैं। फिर हमारे पास क्लास ऑफ सॉइल एंड एंगल यूज इन एक्सकवेशन। जो सॉइल होती है उसकी मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, मीन्स कि उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो जिस तरह की सॉइल की क्लास होती है उसके लिहाज से हमने एक्सकवेशन का एंगल रखना होता है, उस एंगल पे हमने एक्सकवेशन करनी होती है। जिस तरह के सॉइल के मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, जिस तरह फर्स्ट टाइप है हमारे पास रॉक टाइप, फिर है हमारे पास क्लास ए, फिर है हमारे पास क्लास बी, फिर है हमारे पास क्लास सी। तो जो रॉक टाइप होती है उसका स्लोप एंगल हमने कितना रखना होता है 90 डिग्री। वो हम एक्सकवेशन जो करेंगे वो किस पे करेंगे 90 एंगल पे करेंगे अगर रॉक टाइप सॉइल होगी। अगर क्लास ए होगी तो फिर हम 75 एंगल रखेंगे एक्सकवेशन का। अगर क्लास बी होगी फिर हम 45 रखेंगे। अगर क्लास सी होगी तो फिर हम 34 रखेंगे। तो ये सॉइल की क्लासेस के लिहाज से ये मुख्तलिफ एंगल सऊदी अरामको में डिज़ाइन किए गए हैं, या मीन्स के ये स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड को हमने फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमने सॉइल की टाइप देखनी है, उसके लिहाज से हमने जो एक्सकवेशन की स्लोप है उसका एंगल हमने रखना है। ये सेफ एंगल है, इस पे अगर हम एक्सकवेशन करेंगे तो हम सेफली करेंगे। ये केव इन हैजर्ड जो है, जो साइडों से एक्सकवेशन टूट जाती है, इस तरह का कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास सऊदी अरामको मैक्सिमम सेफ एंगल ऑफ स्लोप। तो ये टाइप सी का इन्होंने बताया हुआ 34, वही जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, हर सॉइल की जो टाइप है उसका अलग एंगल है। जो टाइप सी है उसका कितना है 34। फिर हमारे पास एक्सकवेशन मशीन आर नॉट टू ऑपरेट क्लोजर देन हो मैनी मीटर्स। जहाँ पे हम एक्सकवेशन कर रहे होते हैं उसके नज़दीक, उसके क्लोज जो एक्सकवेशन मशीन्स होती हैं उनको हमने कितना दूर खड़ा करना है, मीन्स के एक्सकवेशन से कितना फासला होना चाहिए। तो उसका आंसर है 3 मीटर और 10 फीट। 10 फीट अवे हमने मशीन को खड़ा करना है, क्योंकि अगर बिल्कुल नज़दीक खड़ा करेंगे एक्सकवेशन के तो एक्सकवेशन की जो साइडें हैं वो टूट जाएंगी। वो जो केव इन हैजर्ड है, साइडों पे जो स्ट्रक्चर टूट जाता है वो होगा, फिर जिससे हमें नुकसान होगा। तो इसलिए हमने जो एक्सकवेशन मशीन्स होती हैं उसको एक्सकवेशन से कितना दूर रखना है 10 फीट। फिर हमारे पास है benching the horizontal step and vertical rise between each step should be approximately how many meters. So जो एक्सकवेशन होती है उसके मुख्तलिफ कंट्रोल मेयर्स होते हैं जिन्हें हम इंजीनियरिंग कंट्रोल कहते हैं। उसमें एक बेंचिंग है, एक स्लोपिंग है, एक शोरिंग है। बेंचिंग मीन्स हम स्टेप बना देते हैं, जिस तरह की सीढ़ियाँ होती हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इस तरह बेंच बनते हैं ताकि अगर ऊपर से एक्सकवेशन का स्ट्रक्चर टूट भी जाए तो वो बेंच बाय बेंच वो नीचे मट्टी आएगी और नीचे जो लोग काम कर रहे होंगे उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ये सेफ्टी है एक्सकवेशन की। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बेंच बनाते हैं, मीन्स के जिस तरह सीढ़ी होती है इस तरह एक्सकवेशन करते हैं हम। तो उसका जो एक स्टेप होता है, एक वर्टिकल राइज होता है, एक हॉरिजॉन्टल राइज होता है, उसका जो स्टेप होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने मीटर्स होता है। तो वो है हमारे पास 1.2 मीटर और 4 फीट। फिर हमारे पास है कीप अवे मोटर व्हीकल, क्रेन एंड हैवी इक्विपमेंट शेल बी केप्ट फ्रॉम एज ऑफ एक्सकवेशन। अगर कोई व्हीकल, मोटर है, क्रेन है या हैवी इक्विपमेंट है, उनको एज ऑफ एक्सकवेशन, एक्सकवेशन के किनारे से कितना दूर खड़ा करना है हमने। तो इसका आंसर है 2 मीटर 6.5 फीट।
फिर हमारे पास है स्पॉइल piles should be placed at least how many feet the edge of excavation मीन्स के जब हम एक्सकवेशन करेंगे तो नीचे से हम मट्टी उठा के बाहर फेंकेंगे ना। एक्सकवेशन क्या होती है? खड्डा मारना। कोई भी पाइपलाइन हमने अगर बिछानी है या कोई बिल्डिंग बनानी है, उसकी बेसमेंट जो होती है उसके लिए एक्सकवेशन की जाती है। तो जब एक्सकवेशन करते हैं तो हम मट्टी नीचे से उठा के ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। तो वो मट्टी के ढेर लग जाते हैं, पाइल्स लग जाते हैं। तो जो वो मट्टी हमने नीचे से उठा के ऊपर फेंकनी है, वो एक्सकवेशन के एज से, एक्सकवेशन के किनारे से वो कितना दूर फेंकनी है हमने? 2 फीट अवे फेंकनी है। अगर 2 फीट अवे नहीं फेंकेंगे, वो बिल्कुल किनारों पे होगी, वो मट्टी दोबारा नीचे आ जाएगी, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो जो स्पाइल जो पाइल्स हैं वो हमने कितना दूर फेंकने हैं एज ऑफ एक्सकवेशन से? 2 फीट अवे। फिर हमारे पास है स्कैफोल्ड शुड नॉट बी एरेक्टेड नियर द एक्सकवेशन। जो स्कैफोल्डिंग होती है वो हमने एक्सकवेशन के नज़दीक एरेक्ट नहीं करनी, क्योंकि एक्सकवेशन का जो स्ट्रक्चर है वो टूट सकता है। जब एक्सकवेशन का स्ट्रक्चर टूटेगा तो जो स्कैफोल्डिंग है हमारी, वो भी क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी, टूट जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो जो स्कैफोल्डिंग अगर हमने लगानी है, इरेक्ट करनी है, तो उसका एक फार्मूला है। हम देखेंगे डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन। एक्सकवेशन की डेप्थ देखेंगे कितनी है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.5 से। एक्सकवेशन की जितनी डेप्थ होगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.5 से। तो जितना जितना वो हाइट आएगी, ठीक है, एक्सकवेशन की जितनी डेप्थ आएगी मल्टीप्लाई करने से, उतना फासला हमने एक्सकवेशन से रखना है स्कैफोल्डिंग लगाने के लिए। मीन्स के डेप्थ को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी हमारे पास डेप्थ आएगी उतना फासला हमने एक्सकवेशन के एज से हमने रखना है आगे स्कैफोल्डिंग लगाने के लिए। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन एक्सकवेशन एंड हैवी इक्विपमेंट सॉइल पाइल्स स्कैफोल्डिंग। ये वो ही ऊपर हम पढ़ के आए हैं, 2 मीटर एंड स्कैफोल्डिंग 1.5 मल्टीप्लाई डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन। ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। फिर हमारे पास है व्हाट इज मिनिमम सेफ डिस्टेंस शुड बी केप्ट फ्रॉम ओवरहेड लाइन। जो ओवरहेड लाइंस होती हैं उनमें जाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी की पावर जा रही होती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ही डिस्टेंस हमने ज़्यादा रखना है। अगर इतना डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो फिर क्या हो सकता है? आर्किंग हो सकती है, अर्थ हो सकता है, अर्थिंग हो सकती है, ठीक है। तो अगर जो ओवरहेड पावर लाइंस हैं उनमें अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है 50 किलोवाट केवी, तो फिर हमने क्रेन को कितना दूर खड़ा करना है? 3 मीटर। अगर 50 केवी से अबव और 250 से बिलो, तो फिर हमने 6 मीटर फासला रखना है। अगर मोर देन 250 केवी होगा तो फिर हमने 7.6 मीटर क्रेन को दूर खड़ा करना है। फिर हमारे पास है हाउ मैनी फीट अवे फ्रॉम पावर लाइन। जो क्रेन्स होती हैं उनको हमने जो ऊपर ओवरहेड पावर लाइंस जा रही होती हैं उससे कितना दूर रखना है। तो वो ही ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये थोड़ा इसमें लिमिट थोड़ी और इंक्रीज हो गई है, 750 किलोवाट टू 1000 किलोवाट। तो जितने किलोवाट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जा रही होगी ओवरहेड पावर लाइन से, उतना ही ज़्यादा हम फासला रखेंगे। अगर 1000 किलोवाट अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है पावर लाइन में से, तो फिर हम क्रेन को कितना दूर खड़ा करेंगे? 45 फीट अवे। फिर हमारे पास है डिफाइन रिस्क। रिस्क क्या है? द लाइकलीहुड दैट अ हैजर्ड विल cause harm in combination with severity of injury, damage or loss that might foreseeable occur. सो रिस्क क्या है? रिस्क हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट है लाइकलीहुड और सिविरिटी का। लाइकलीहुड क्या होता है? चांसेस। कोई भी हैजर्ड है, उसके नुकसान पहुंचाने के कितने चांसेस हैं, कि कोई भी हैजर्ड हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उसके कितने चांसेस हमें वो नुकसान पहुंचाएगा। और उसकी फिर एक सिविरिटी होती है, शिद्दत होती है। अगर वो हैजर्ड हमें नुकसान पहुंचाएगा तो हमें कितना नुकसान हो सकता है, उस हादसे की शिद्दत क्या होगी। तो उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? रिस्क आ जाता है, जिसकी वजह से कोई भी इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। सो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हैजर्ड क्या है, रिस्क क्या है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक स्नेक है, वो हमारे रूम में आ जाता है। तो स्नेक, सांप हमारे लिए क्या है? हैजर्ड है, हमें लड़ सकता है। तो सांप हमारे लिए क्या है? हैजर्ड है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सांप हमारे लिए क्या हुआ? हैजर्ड।
आगे वो सांप हमें लड़ भी सकता है, नहीं भी लड़ सकता। उसका लड़ना या ना लड़ना वो क्या है, लाइकलीहुड, चांसेस हैं, मींस के सांप के लड़ने के चांसेस हैं। अगर वो हमें सांप लड़ेगा तो उसकी क्या होगी, शिद्दत होगी, सवीरिटी होगी। अगर उसने ज्यादा शिद्दत का हमें डंग मार दिया तो हमारी मौत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, वो किस में होगा, सवीरिटी में होगा। ठीक है, सवीरिटी को और लाइकलीहुड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, रिस्क आ जाती है। मीन्स के हैजर्ड के नुकसान पहुंचाने के कितने चांसेस हैं, अगर वो चीज़ नुकसान पहुंचाएगी तो हमें कितना नुकसान होगा, उन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाती है, रिस्क। फिर हमारे पास है व्हाट इज LEL एंड PEL। सो LEL स्टैंड फॉर लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट या लेवल, और PEL स्टैंड फॉर परमिएबल एक्सपोजर लिमिट। फिर हमारे पास है व्हाट इज रिस्क, ये अभी हम पढ़ के आए हैं, रिस्क क्या होती है मैंने अभी आपको समझा दिया डिटेल में। फिर हमारे पास है डिफाइन रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिस्क असेसमेंट एक फॉर्मल प्रोसेस है रिस्क को कंट्रोल करने का। रिस्क असेसमेंट में हम रिस्क को असेस करते हैं कि रिस्क कितनी है, फिर उस लिहाज से हम कंट्रोल मेयर्स सजेस्ट करते हैं ताकि रिस्क से बचा जा सके और हम सेफली काम कर सकें। सो एक बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि जो रिस्क होती है उसको हम कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते। रिस्क को हम एक ख़ास हद तक, एक ख़ास लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं। जो मिनिमम रिस्क की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। 1 से नीचे ज़ीरो रिस्क कभी भी नहीं हो सकती। जितनी मर्जी हम सेफ्टी दे लें, कुछ ना कुछ रिस्क एग्जिस्ट करती है। सो जो रिस्क असेसमेंट होती है ये रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। इसमें हम हैजर्ड्स देखते हैं, फिर वो हम उसमें सवेरिटी कैलकुलेट करते हैं, लाइकलीहुड कैलकुलेट करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके हम रिस्क को असेस करते हैं। फिर उसके लिहाज से हम कंट्रोल मेयर्स सजेस्ट करते हैं ताकि कोई भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट या नियर मिस ना हो कंपनी में। सो रिस्क असेसमेंट बनाने का मकसद क्या होता है, हम रिस्क को कंट्रोल कर सकें और हादसात से बच सकें। फिर हमारे पास है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। सो इंसिडेंट क्या है, एक्सीडेंट क्या है। सबसे पहले इंसिडेंट, एनी अनवांटेड अनप्लान्ड occurrence is called incident, and any unwanted unplanned event which leads to injury, damage or loss is called accident। बेसिकली जो एक्सीडेंट है ना, ये इंसिडेंट की टाइप है। जिस तरह नियर मिस है, बाल बाल बच जाना, या एक्सीडेंट हादसा हो गया, ये दोनों किसकी टाइप है, इंसिडेंट की। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी वाकया पेश आ जाए, कोई भी वाकया पेश आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट बोलते हैं। सो अगर वो जो वाकया पेश आया है उसमें अगर कोई बंदा इंजर्ड हो जाता है या हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, जिस तरह के बंदा कोई बाइक पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, बंदा खुद बच गया है और उसकी जो बाइक है वो डैमेज हो गई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट बोलेंगे। ठीक है, और अगर बाइक बच गई है, बंदा डैमेज हो गया है, तो फिर भी इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट बोलेंगे। एक्सीडेंट की एक शर्त है कि यहाँ बंदा इंजर्ड होगा, यहाँ प्रॉपर्टी डैमेज होगी, यहाँ दोनों चीज़ें डैमेज होंगी। सो कोई भी अगर एक्सीडेंट हो जाए उसको हम इंसिडेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंट कोई भी वाकया पेश आ जाए तो एक्सीडेंट भी तो एक वाकया ही है ना। तो एक्सीडेंट हो गया या नेर मिस होगी, बाल बाल बच जाना, ये दोनों किसकी टाइप हैं, इंसिडेंट की टाइप हैं। इंसिडेंट क्या होता है, कोई भी वाकया पेश आ जाए। एक्सीडेंट भी एक वाकया है, नेर मिस भी एक वाकया ही है। फिर हमारे पास है डिफाइन फ्लेमेबल, इजिली सेट ऑन फायर। फ्लेमेबल वो चीज़ें होती हैं जिनको इजिली आग लग जाती है। जिस तरह पेट्रोल होता है वो फ्लेमेबल होता है, ठीक है, वो जल्दी वो बुखारात में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो उसको जल्दी आग लग जाती है। सो ऐसी चीज़ें जिनको जल्दी आग लग जाए वो क्या होती हैं, फ्लेमेबल होती हैं। फिर हमारे पास है डिफाइन फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी क्या है, फ्लेमेबिलिटी इज द एबिलिटी नेचर ऑफ सब्सटेंस टू बर्न और इग्नाइट कॉजिंग फायर। फ्लेमेबिलिटी कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी केमिकल है, उसकी एक नेचुरल एबिलिटी है कि वो कितनी जल्दी आग को पकड़ लेता है। कोई भी चीज़ कितना जल्दी आग को पकड़ लेती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेमेबिलिटी। फिर हमारे पास है डिफाइन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल क्या होता है, एबिलिटी टू कैच फायर एंड बर्न इजिली इज कॉल्ड कंबस्टिबल। बेसिकली जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं। जो लिक्विड्स होते हैं, जो लिक्विड्स में एबिलिटी होती है आग को पकड़ने की, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेमेबिलिटी। ठीक है, और जो सॉलिड्स होते हैं,
जिस तरह के गत्ता है, लकड़ी है, ठीक है, या प्लास्टिक है, ये सॉलिड चीज़ें हैं। जो सॉलिड चीज़ें जब आग को पकड़ती हैं इजीली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल, कि ये कंबस्टिबल मटेरियल है, ये कितनी जल्दी आग को पकड़ लेती है। जो सॉलिड्स होंगे वो कितना जल्दी आग को कैच करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल। और जो लिक्विड्स होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, फ्लेमेबल, कि वो कितनी जल्दी आग पकड़ती हैं। फिर हमारे पास है डिफाइन कंबस्टिबली इज मेयर दैट हो इजीली एंड सब्सटेंस कैन बी सेट ऑन फायर। ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना इजीली आग को पकड़ लेता है। फिर इस सऊदी हमको परमिट नीड टू ड्राइव ट्रैक्टर। यस, अगर ट्रैक्टर को हमने ड्राइव करना है तो उसके लिए हम कौन सा परमिट लेंगे, हार्ट वर्क परमिट लेंगे। हार्ट वर्क परमिट कहाँ पे लेते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर इन्वॉल्व हो जाए। सो जब हम ट्रैक्टर चला रहे होंगे तो उसमें ट्रैक्टर के अंदर जो फ्यूल होगा, पेट्रोल या डीजल होगा, उसकी बर्निंग हो रही होगी, ठीक है। तो जो बर्निंग हो रही होगी उस वो किस में हो जाएगा, वो टेम्परेचर में चला जाएगा। तो टेम्परेचर जहाँ पे होगा वहाँ पे हम कौन सा परमिट लेंगे, हार्ट वर्क परमिट लेंगे। फिर हमारे पास है डिफाइन हार्ट वर्क। हार्ट वर्क कौन सा होता है, एनी एक्टिविटी दैट मे डेवलप इनफ स्पार्क फ्लेम और हीट और टू इग्नाइट फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर और कंबस्टिबल मटेरियल। हार्ड वर्क परमिट हम वहाँ पे लेते हैं जहाँ पे स्पार्किंग हो रही हो या इतनी ज़्यादा हीटिंग हो जिसकी वजह से कोई भी फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, कोई भी चीज़ वहाँ पे पड़ी हो, या कंबस्टिबल मटेरियल पड़ा हो उसको आग लग जाए, ठीक है, इतना टेम्परेचर हो या स्पार्किंग हो रही हो, तो उसके लिए हम कौन सा परमिट लेंगे, हार्ट वर्क परमिट लेंगे। हार्ट वर्क जारी बात है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जहाँ पे टेम्परेचर इन्वॉल्व हो, जहाँ पे टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा वहाँ के लिए हम कौन सा परमिट लेंगे, हार्ट वर्क परमिट लेंगे। फिर हमारे पास है इफ वर्क इज लो रिस्क इन नॉन रिस्ट्रिक्टेड एरिया देन विच परमिट नीडेड। नो परमिट रिक्वायर्ड बट फॉलो दिस रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ सऊदी अरामको। सऊदी अरामको में रूल्स होते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जो सऊदी अरामको का जो हेड होता है उसने अगर डिफाइन कर दिया कि ये एरिया नॉन अथराइज्ड बंदों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे कोई बंदा बगैर इजाजतनामे के यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अगर उस एरिया में रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी, वो एरिया डिफाइन नहीं किया गया कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, मीन्स के वहाँ पे रिस्क लेवल जो है वो लो है, रिस्क लेवल हाई नहीं है। अमूमन जिस एरिया में रिस्क लेवल ज़्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। जिस एरिया में रिस्क लो होती है, जो सऊदी अरामको के हेड ने डिज़ाइन किया है कि इस एरिया में रिस्क लो है, यहाँ पे परमिट की ज़रूरत नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टेड एरिया। सो जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वहाँ पे परमिट की ज़रूरत नहीं होती, पर हमने जो रूल्स एंड प्रोसीजर हैं सऊदी अरामको के, जो डिफाइन किए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमने फॉलो करने होते हैं, बट परमिट की ज़रूरत हमें नहीं होती। जहाँ पे रिस्क लेवल ज़्यादा होता है वहाँ पे हम परमिट लेते हैं। फिर हमारे पास है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस लो रिस्क जॉब कैन डू विदाउट परमिट। तो ये वो ही ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं, इफ़ वर्क इज़ लो रिस्क एंड नॉन रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अच्छा, अभी हम पढ़ के आए थे ये कंबस्टिबल और फ्लेमेबल, इसमें एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि जो लिक्विड्स होते हैं वो भी कंबस्टिबल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, कंबस्टिबल सॉलिड्स भी होते हैं, ठीक है, फ्लेमेबल लिक्विड्स भी होते हैं, फ्लेमेबल सॉलिड्स भी होते हैं। तो ये चीज़ जो है कि ये कितनी फ्लेमेबल है, कितनी कंबस्टिबल है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये फ्लैश पॉइंट पे डिपेंड करता है। फ्लैश पॉइंट कहते हैं कोई भी चीज़, मीन्स कि उसके इतने वेपर बन जाएं कि उसको एक मखसूस टेम्परेचर दिया जाए, उस पर वो फ्लैश कर जाए, उसको आग लग जाए। सो जो कंबस्टिबल लिक्विड्स होते हैं उनका फ्लैश पॉइंट कितना होता है, अबव 37.8 सेल्सियस स्केल, ठीक है। इससे ऊपर टेम्परेचर होगा तो इनको आग लगेगी, कंबस्टिबल लिक्विड्स को, ठीक है। और जो फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं उनका फ्लैश पॉइंट कितना होता है, 37.8 सेल्सियस से लेस होता है, ठीक है। अगर 37.8 सेल्सियस से लेस है फ्लैश पॉइंट तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेमेबल लिक्विड। और अगर अबव है 37.8 से, इसे हम क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल लिक्विड्स। और अगर 32 सेल्सियस स्केल से लेस है टेम्परेचर, उस पर वो फ्लैश हो जाती है, कोई भी चीज़ उसको आग लग जाती है, तो वो क्या होगा, हाईली फ्लेमेबल होगा। तो जो कंबस्टिबल है या फ्लेमेबल है, ये सॉलिड्स भी हो सकती हैं, लिक्विड्स भी हो सकती हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ कितनी कंबस्टिबल है या कितनी फ्लेमेबल है या हाईली फ्लेमेबल है, ये किस पे डिपेंड करता है, फ्लैश पॉइंट पे डिपेंड करता है। फ्लैश पॉइंट होता है कोई भी चीज़ उसके इतने वेपर बन जाए कि उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिले,
मिनिमम जितना टेम्परेचर मिले उस पर वो चीज़ इग्नाइट कर जाए। तो ये किस पे डिपेंड करता है? फ्लैश पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो ये थोड़ी सी आपने करेक्शन कर लेनी है, जो ऊपर मैंने आपको बताया था उसमें थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। फिर हमारे पास है हाउ मच टोटल नियर मिस इन सेफ्टी हैजर्ड। सेफ्टी हैजर्ड में नियर मिसिस मीन्स एक स्टैंडर्ड है, कितनी होती हैं वो, उसकी वैल्यू होती है 600। मीन्स कि 600 अगर नियर मिसिस हो जाए तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? एक्सीडेंट कंसीडर करते हैं, अगर इतनी नियर मिसिस हो जाए। फिर हमारे पास है अकरिंग ऑपरेशन आर डन एट द सेम टाइम। कोई भी ऑपरेशन जो एक टाइम पे हो रहा है, मीन्स के एक पाइपलाइन है, उस पे वेल्डिंग भी हो रही है, कटिंग भी हो रही है, ग्राइंडिंग भी हो रही है, मुख्तलिफ काम एक टाइम पे हो रहे हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस। ठीक है, मीन्स के एक टाइम पे दो काम हो रहे हो, या एक काम है उस पे दो कंट्रैक्टर लगे हुए हैं, दोनों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, एक हाइट पे काम कर रहा है, एक पाइपलाइंस पे काम कर रहा है एक ही जगह पे, तो उससे हम क्या बोलेंगे? साइमल्टेनियस प्रोसेस। फिर हमारे पास है हाउ टू रिपोर्ट इन इमरजेंसी। अगर सऊदी अरामको में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमने किस तरह हैंडल करना है? सबसे पहले कॉल टू 110 और 911 कंट्रोल रूम। ठीक है, हमने कॉल करनी है, ये एक्सटेंशंस हैं, फ़ोन नंबर्स हैं। ठीक है, फिर 3 टाइम्स से दिस इज़ एन इमरजेंसी कॉल, 3 टाइम हमने कहना है कॉल करके कि इमरजेंसी हो गई है। ठीक है, फिर डिस्क्राइब इंसिडेंट लोकेशन। इंसिडेंट जो जिस जगह पे हुआ है उसकी लोकेशन बतानी है हमने। ठीक है, फिर डिस्क्राइब द इंसिडेंट। इंसिडेंट डिस्क्राइब करना है कि इंसिडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ है उसमें। फिर रिपोर्ट इंजरी इफ़ एनी, अगर कोई बंदा इंजर्ड हो गया या डैमेज हो गया या उसकी डेथ हो गई है, वो हमने रिपोर्ट करना है उनको। फिर गिव योर नेम एंड बैज नंबर, अपना नेम बताना है उनको। फिर बैज नंबर, बैज नंबर मोस्टली जो सऊदी अरामको में होता है वो अकामा नंबर ही होता है, या सऊदी अरामको की जो आईडी नंबर होते हैं। ठीक है, हर बंदे की अपनी आईडी होती है, तो उसका एक बैज नंबर होता है, तो वो हम उसको बताएंगे और अपना नाम बताएंगे। फिर रिपोर्ट रिपीट अबव इंफॉर्मेशन, जो अबव इंफॉर्मेशन है वो हम रिपीट करेंगे। फिर लास्ट स्टे ऑनलाइन फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, आखिर पे हम कहेंगे कि लाइन पे रहें फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो इस तरह हमने इमरजेंसी कोई सिचुएशन बन गई है तो हमने रिपोर्ट करना है। फिर हमारे पास है व्हाट इज़ प्रोसीजर इन इमरजेंसी सिचुएशन। अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो उसका प्रोसीजर क्या है? ठीक है, वही चीज़ें जो ऊपर हम पढ़ के आए वही सारी चीज़ें हैं। एवैक्यूएट इमीडिएटली, हमने एवैक्यूएट कर जाना है, जहाँ पे इमरजेंसी हुई है वहाँ से निकल जाना है। फिर साउंड द अलार्म, अलार्म सिस्टम होता है उसको साउंड करना है ताकि जो दूसरे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं सबको पता चल जाए इमरजेंसी हो गई है। फिर असेस द सिचुएशन, सिचुएशन को एनालाइज करना है, असेस करना है सिचुएशन किस तरह की है। फिर रेस्क्यू प्लान जो है हमारा वो फॉलो करना है। फिर रेस्क्यू विक्टिम, जो इमरजेंसी में जो इंजर्ड हो गए हैं, जो विक्टिम है इमरजेंसी के, उनको हमने रेस्क्यू करना है। ठीक है, जिस तरह अगर रूम में आग लगी हुई है तो उनको बाहर निकालना है, वैक्यूएट करना है, जो हमारा रेस्क्यू प्लान है उसको फॉलो करना है। ठीक है, या कोई भी बंदा एक्सीडेंट हो गया, उसमें इंजर्ड हो गया है, तो उसको हमने क्या करना है? रिवाइव करना है या रेस्क्यू करना है। फिर टाइप्स ऑफ अलार्म, जो अलार्म होते हैं उनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिस तरह स्टॉप वर्क का अलार्म होता है कि वर्क को स्टॉप कर दें, इमरजेंसी हो गई है। H2S अलार्म होता है, अगर H2S जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ही डेंजरस गैस है, अगर उसकी लिमिट एक्सीड कर जाए किसी भी प्लांट पे या किसी भी जगह पे, तो उसका एक अलार्म होता है वो बजने लग जाता है। फिर LEL जो होती है, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, ठीक है, तो उसका एक अलार्म होता है। फिर फायर इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी हो जाए, फायर की आग लग जाए, तो उसका अलार्म होता है कि आग लग गई है। फिर ऑल क्लियर, एरिया क्लियर करने के लिए एक अलार्म होता है। तो मुख्तलिफ अलार्म्स की टाइप्स होती हैं। अलार्म क्यों लगाए जाते हैं? ताकि दूसरे जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं सबको पता चल जाए कि इमरजेंसी हो गई है और वो असम्बली एरिया में चले जाएं इमरजेंसी वाली जगह को छोड़ के, ताकि उनको नुकसान ना पहुँचे। फिर है हमारे पास एब्रीविएशन ऑफ WPR। WPR स्टैंड फॉर वर्क परमिट रिसीवर। सो ये मुख्तलिफ एब्रीविएशन है, ये आपको पता होनी चाहिए, जो कि सऊदी अरामको में यूज़ होती हैं, जिस तरह के OCR है, ऑपरेशन कंट्रोल रूम, LPD लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट, JSI जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, STL शॉर्ट टर्म एक्सप्लोजिव लिमिट, IDLH इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। सो ये मुख्तलिफ एब्रीविएशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि सऊदी अरामको में यूज़ होती हैं। जिस तरह के हैज़ कॉम है, हैज़र्ड कम्युनिकेशन,
नॉर्म एंड नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। ये सारी एब्रीविएशन आपने याद करनी है। ये मैं आपको शो कर रहा हूँ सारी जो। फिर ACM एस्बेस्टॉस कंटेनिंग मटेरियल, ये इंटरव्यू में लाजमी आपसे पूछी जा सकती हैं। स्काबा स्टैंड फॉर, साबा स्टैंड फॉर, पीपी स्टैंड फॉर, लोटो स्टैंड फॉर, ये आपको पता होनी चाहिए। लोटो स्टैंड फॉर लॉक आउट टैग आउट, पीपी स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, RP रिस्पायरेटरी प्रोटेक्ट पर्सनल इक्विपमेंट, रिस्पायरेटरी पर्सनल इक्विपमेंट। फिर साबा सप्लाइड एयर ब्रीथिंग अपरेटस, स्काबा सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग अपरेटस। ये सारी एब्रीविएशंस जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको जो शो कर रहा हूँ, ये नीचे और एब्रीविएशंस हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इस तरह के सापो है, सऊदी अरामको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, OMPPD ऑन शोर मेंटेन पोटेंशियल प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट। फिर PID है। ये मुख्तलिफ एब्रीविएशन जो है ये आपने याद करनी है, बस आपको ये पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? ए डिवाइस विच इज़ यूज फॉर एक्सटिंग्विश ऑफ फायर पर्टिकुलरली इज कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। मीन्स के एक डिवाइस, एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है उर्दू में? बुझाना। मीन्स के आग को बुझाने वाला जो आला होता है, जो हमारे पास सिलेंडर होता है आग को बुझाने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। फिर कलर कोडिंग होती है जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। अगर फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर वाटर है आग बुझाने के लिए, तो उसके ऊपर एक स्ट्रिप लगी होती है, उसका कलर क्या होता है? रेड। अगर फोम है तो उसका कलर क्रीम होगा। अगर ड्राई पाउडर है तो उसका कलर क्या होगा? ब्लू होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो जो उसकी स्ट्रिप है उसका कलर क्या होगा? ब्लैक होगा। ये आगे बताया हुआ है कि जिस तरह की फायर की टाइप होगी उस लिहाज से हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ड्राई पाउडर है ब्लू, ये हम सारी टाइप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे क्लास A है, B है, C है, D है, F है, सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो उसको हम इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो मोस्टली यूज़ हो रहे हैं वो ड्राई पाउडर यूज़ हो रहे हैं जिनकी स्ट्रिप का कलर ब्लू होता है, ये हम हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास है डिफाइन इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है? एन इंसिडेंट दैट हैज़ पोटेंशियल टू काज सीरियस इंजरी एंड लॉस ऑफ लाइफ। कोई भी इंसिडेंट जिसमें पोटेंशियल है हमें नुकसान पहुंचाने का, जिसकी वजह से बंदे की डेथ हो सकती है, बंदा इंजर्ड हो सकता है, कोई भी ना आगामी आफात, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? इमरजेंसी बोलेंगे, जिसके लिए हमें इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। फिर है हमारे पास टू टाइप्स ऑफ हार्ट वर्क। हार्ट वर्क जो होते हैं उसकी टू टाइप्स होती हैं, एक है ओपन फ्लेम, एक है नॉन फ्लेम। ओपन फ्लेम का मतलब क्या होता है? सच एज बर्निंग, वेल्डिंग, टॉर्च, सोल्डरिंग, एक्सपेक्शंस और एरियाज विच आर कंसीडर एज सेफ फॉर रूटीन कटिंग एंड वेल्डिंग। ठीक है, जहाँ पे ओपन फ्लेम होता है, हम बर्निंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, उसमें से चिंगारियाँ निकल रही हैं, फ्लेम निकल रहा है, तो वो हार्ट वर्क की कौन सी टाइप होगी? ओपन फ्लेम होगी। एक है नॉन फ्लेम, वर्क नॉट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम सच एज ग्राइंडिंग, चिपिंग, सैंड ब्लास्टिंग, कंक्रीट कटिंग। ठीक है, कोई भी वर्क जिसमें चिंगारियाँ प्रोड्यूस नहीं हो रही, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो कौन सा होगा? नॉन फ्लेमेबल होगा। जिस तरह हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, चिपिंग कर रहे हैं, सैंड ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? नॉन फ्लेमेबल। जिसमें हमें सामने कोई शोला नज़र आ रहा है आग का, अगर हम काम कर रहे हैं तो वो किस में जाएगा? ओपन फ्लेम में जाएगा। फिर हमारे पास व्हाट इज सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? फ्रीडम फ्रॉम रिस्क, हार्म और सीरियस इंजरी इज कॉल्ड सेफ्टी। रिस्क से आज़ादी, रिस्क नहीं होगी तो हम क्या होंगे? सेफ होंगे। फिर है व्हाट इज हैजर्ड, एनीथिंग दैट मे और कॉज हार्म टू पीपल, द इन्वायरमेंट एंड बिजनेस। कोई भी चीज़ जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हैजर्ड। फिर हमारे पास हो साइन ऑन द स्कैफोल्डिंग टैग एंड वैलिडिटी। अबव 1.8 मीटर स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर सिग्नेचर। अगर स्कैफोल्डिंग की हाइट 1.8 मीटर से ज़्यादा है तो सिग्नेचर कौन करेगा? जो स्कैफोल्डिंग के टैग होते हैं उस पर स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर। और अगर 6 मीटर से अबव है तो फिर जो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर है वो सिग्नेचर करेगा। वैलिडिटी फॉर 2 वीक्स। जो स्कैफोल्डिंग टैग होता है वो कितने दिनों के लिए वैलिड होता है? 2 वीक्स के लिए। फिर हमारे पास है हाउ डू यू ट्रीट अ हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या होता है? हीट स्ट्रोक ऐसी कंडीशन है, इसे हम हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं। मीन्स के जो हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है वो एक्सीड कर जाता है। अमूमन हमारी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर 37 या 38 सेल्सियस होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर इससे टेम्परेचर एक्सीड कर जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है, इसकी वजह से बंदे की मौत भी हो सकती है, डेथ हो सकती है, ठीक है। तो जब भी हम साइड पे काम करते हैं, मोस्टली जो ऑयल एंड गैस का काम होता है वो रिग्स पे या ये रेगिस्तान में होता है, ठीक है, पाइपलाइंस का, तो वहाँ पे हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
ठीक है। तो हीट स्ट्रोक अगर बंदे को हो जाए तो हमने क्या करना है, उसका ये पूरा एक प्रोसीजर लिखा हुआ है कि हमने उनको ठंडी बेवरेजेस या मशरूबात देने हैं, उनका टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर की मदद से हमने मॉनिटर करते रहना है। ठीक है। इमरजेंसी सर्विस जो है 911, उनको हमने जल्दी से इन्फॉर्म करना है कि बंदे को हीट स्ट्रोक हो गया। ठीक है। उसके क्लॉथ रिमूव करने हैं, कूलिंग एजेंट्स अप्लाई करने हैं या वाटर अप्लाई करना है, जो भी है। ठीक है। ये सारी सेफ्टी इसके अंदर लिखी हुई है अगर बंदे को हीट स्ट्रोक हो जाए। फिर ये फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये आपने रीड कर लेने हैं। फायर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ये सऊदी अरामको के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से लिखा हुआ है। वाटर होगा तो किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लास ए के लिए ड्राई केमिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, फोम, ड्राई पाउडर, वेट केमिकल्स। जिस तरह की फायर की क्लास होगी उसके लिहाज से हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करेंगे। ठीक है। जो वाटर होता है ये फायर को किस तरह बुझाता है, ये कूलिंग एजेंट मीन्स के कूलिंग के थ्रू ये आग को बुझाता है। क्योंकि जो आग को बुझाने के जो मेथड है वो तीन है। एक है कूलिंग, एक है स्मूथरिंग, एक है स्टारवेशन। कूलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर हम एजेंट अप्लाई कर रहे हैं वो कूलिंग प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से जो आग है वो बुझ जाएगी। फिर है स्मूथरिंग, जिस तरह कोई ड्राई केमिकल पाउडर हम आग के ऊपर फेंक रहे हैं तो स्मूथरिंग क्या होगा, एक लेयर बन जाती है आग के दरमियान और जो हमारी ऊपर ऑक्सीजन है उसके दरमियान एक लेयर बन जाती है। जब लेयर बनती है पाउडर की तो जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होती है तो ऑटोमेटिकली आग जो है बुझ जाती है। फिर स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स जो फ्यूल निकल रहा है उसकी जो सप्लाई है उसको हम बंद कर दें। जिस तरह गैस जो है उसकी लीकेज हो रही है, उसको आग लगी हुई है, तो स्टारवेशन क्या होगी, वो जो गैस है उसको हम पीछे से उसकी सप्लाई कट ऑफ कर दें तो ये क्या होगी, स्टारवेशन होगी। इससे आग बुझ जाएगी। जब फ्यूल की सप्लाई नहीं होगी तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। सो आग को बुझाने के कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं, कूलिंग, स्मूथरिंग, स्टारवेशन। तो इन तीनों मेथड्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने रीड कर लेना है। और जिस तरह की फायर की क्लास होगी उस लिहाज से हमने फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है। फिर होम एंड स्टेप्स टू स्टॉप वर्क अथॉरिटी, काम को स्टॉप करने की अथॉरिटी होती है सऊदी अरामको में जो सुपरवाइजर्स होते हैं। ठीक है। तो उसके कितने स्टेप हैं, सबसे पहला स्टेप है स्टॉप अनसेफ वर्क। कोई भी अगर अनसेफ वर्क हो रहा है, ठीक है, साइड पे, उसको हमने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। नोटिफाई इफेक्टेड पर्सन, कोई इफेक्टेड पर्सन है वहाँ पे जिसको नुकसान हुआ है। ठीक है। अगर यहाँ कोई इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, यहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, बंदा जो इफेक्ट हो सकता है वो हमने नोटिफाई करने हैं, आगे इन्फॉर्म करना है। ठीक है। इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ इंसिडेंट एक्सीडेंट, जो इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है और काजेज फाइंड करनी है किस वजह से इंसिडेंट है हुआ है। फिर कम्युनिकेशन, फाइंडिंग एंड रेस्क्यू विक्टिम, जो विक्टिम है हादसे का उसको हमने रेस्क्यू करना है। और जो फाइंडिंग है इन्वेस्टिगेशन की वो हमने कम्युनिकेट करना है, लोगों को बताना है कि जो एक्सीडेंट हुआ है ये इस वजह से हुआ है। आगे ये हमने मिस्टेक्स नहीं करनी और फॉलो अप जो प्लान है वो हमने बनाना है। ठीक है। तो ये 5 स्टेप होते हैं इसमें स्टाफ वर्क अथॉरिटी में, इसको फॉलो अप हमने करना है जो भी फाइंडिंग्स होंगी। फिर हमारे पास H2S इमरजेंसी एक्शन स्टेप। अगर H2S की इमरजेंसी हो जाती है तो फिर हमने क्या करना है, इवैक्यूएट द एरिया, एरिया में से इवैक्यूएट कर जाना है, बाहर निकल जाना है। साउंड द अलार्म, फिर असेस द सिचुएशन, प्रोटेक्ट, रेस्क्यू प्लान, रेस्क्यू द विक्टिम, रिवाइव विक्टिम, गेट मेडिकल एड। ये वो ऊपर जो चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो काइंडली डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।